साइकोलॉजी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से ही जैसा है मनोविज्ञान, और वो भी किससे संबंधित? बालकों से संबंधित। इसके अंतर्गत बालकों पर केंद्रित होने के कारण ही बालक के व्यवहारों का, उसकी स्थितियों परिस्थितियों का, उसके सामने आने वाली समस्याएं जो उससे परिवार से, परिवेश से और सामाजिक आर्थिक किसी भी कारणों से जुड़ी हुई हो सकती हैं, उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखकर उसका अध्ययन करना और निराकरण करना। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्लॉक द्वारा बाल मनोविज्ञान का नाम बदलकर बाल विकास कर दिया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्होंने मात्र बालक के विकास की सभी अवस्थाओं को और प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के लिए बल दिया, और ये कहा कि इसमें समस्त विकास की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, ना कि किसी एक पक्ष पर, क्योंकि बालक का विकास किसी एक परिवार, समाज और शैक्षिक या अन्य किसी अवस्थाओं पर आधारित नहीं होता। जब तक वह संपूर्ण परिवेश से नहीं जुड़ता है, तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इसके संबंध में, बाल मनोविज्ञान के संबंध में जेम्स ट्रेवर, क्रो एंड क्रो, आइजनेक, हर्लॉक आदि ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने विचार और मत व्यक्त किए हैं। इन्होंने, जेम्स ट्रेवर का कहना है कि जन्म से परिपक्वता तक विकसित, यानी जो जन्म के समय बालक जब जन्म लेता है, उसी समय से उसकी अवस्थाओं में, जब वह किशोर अवस्था तक यानी परिपक्व प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच जाता है, तब तक उसके बारे में उसकी अवस्था के अनुसार, उसके विकास और वृद्धि के क्रम के अनुसार अध्ययन करना। यही बात इन्होंने कही है कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन, व्यक्ति के विकास की जो विविध अवस्थाएं होती हैं, जो शैशव काल से लेकर के, यानी शैशव, बाल, किशोर, प्रौढ़, इन अवस्थाओं से गुजरते हुए जो, यानी गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी जब माता गर्भ धारण करती है, उसी समय से उसकी किशोर अवस्था के प्रारंभ तक इसका अध्ययन किया जाता है। आइजनिक का कहना है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं यानी मानसिक प्रक्रियाएं, यानी रुचि, हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, स्थितियां, इच्छाएं और स्मृति, चिंतन आदि जो हमारी गतिविधियां हैं, वो सब विकास के क्रम से प्रभावित होती हैं, और विकास की अवस्थाओं का से प्रभावित होने के कारण इसी के आधार पर उसका उतार चढ़ाव और संपूर्ण प्रक्रिया निर्भर रहती है। तो इन्होंने भी इन्हीं के साथ इन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को जोड़कर विकास के क्रम के साथ देखने का, यानी वही आरंभ से लेकर के और परिपक्व अवस्था तक अध्ययन करने पर बल दिया है। हर्लॉक महोदय ने भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करने के दौरान परिवर्तन के कब हुआ, कारण क्या है, और वो कारण व्यक्तिगत है, वैधानिक है या सार्वभौमिक हैं, कौन से कारण हैं जो उसके व्यवहार में बदलाव के कारण बने हैं, उसके दौरान परिस्थितियां क्या रहीं, उन सब के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। यानी शैशव अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के क्रम के दौरान जो उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो गतिविधियां हुई, उस दौरान उसमें जो परिवर्तन आया, वो कब आया, उसके कारण कौन कौन से रहे हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब इन सब के आधार पर ही इसके क्षेत्रों का विभाजन किया क्रो एंड क्रो महोदय और हर्लॉक के अनुसार। इनका मानना है कि संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम वृद्धि तथा परिपक्वता की अवस्थाओं के आधार पर इसको देख सकते हैं। अवस्थाओं में वही शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था, शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संवर्धनात्मक परिस्थितियों के आधार पर इन अवस्थाओं का अवलोकन करते हैं। इसी के आधार पर हम वृद्धि का अवलोकन लसिकात्मक, स्नायविक, सामान्य, जननिक के आधार पर देखते हैं। इसका दूसरा जो इन्होंने विभाजन किया, वह विभाजन है विकास पर परिवेश का प्रभाव होना, यानी जो बालक है उसके विकास पर, विकास अवस्थाओं के आधार पर, और अवस्थाएं ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित।
तो इनके ऊपर भी परिवेश का प्रभाव हावी होता है, और वह परिवेश का प्रभाव यानी वातावरण अहम होता है। यानी हम चाहें तो बालक को पहले से आरंभिक अवस्था से लेकर 5 वर्ष की आयु तक जो उसमें सीखने और रटने की जो प्रवृत्ति होती है वह अत्यंत तीव्र होती है। हम उसे जो चाहें वो बना सकते हैं। यानी अगर हम उसके दिमाग में जैसी स्थिति डालें, यानी जैसी भौगोलिक परिस्थितियां दें, जैसा सामाजिक वातावरण दें और जैसी मानववैज्ञानिक स्थितियां उसके सामने उत्पन्न करें, तो हम उसे चाहें तो एक खूंखार शातिर दिमाग वाला भी बना सकते हैं, तो एक बहुत धार्मिक और धर्म प्रिय न्याय प्रिय व्यक्ति भी बना सकते हैं। तो हम जैसा चाहें उसकी अवनति और उन्नति के कारक बन सकते हैं। यह संपूर्ण परिवेश पर आधारित प्रभाव होता है। बालक तथा समाज सदस्यों में अंतर क्रियाएं, यानी बालक की और समाज के सदस्य, जो सदस्य कोई भी हो सकते हैं, वे परिवार के, समाज के, शैक्षिक गतिविधियों के या स्कूल के या अपने खेल आदि से संबंधित, उन सब के साथ उनकी जो अंतःक्रियाएं हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार है, उसका प्रचलन कैसा है, इन सब का अध्ययन करना। और इसके पश्चात बालक की मानसिक प्रक्रियाएं यानी बुद्धि, चिंतन स्तर और उसका व्यवहार, इन सब से जुड़ी गतिविधियों का भी अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें यह देखा जाता है कि जो व्यक्तित्व की विभिन्नताएं हैं और उन विभिन्नताओं का कारण क्या है, उन विभिन्नताओं को जान करके और उसे सही मार्ग और उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का संबंध, बाल मनोविज्ञान अपने आप में अलग है, लेकिन यह मनोविज्ञान से संबंधित है और मनोविज्ञान अपने आप में अलग है। बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की यानी विकासात्मक मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में देखा जाता है। अतः इसमें बाल मनोविज्ञान में और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है, क्योंकि यह मनोविज्ञान का ही एक पक्ष है और यह भी मनोविज्ञान का ही एक पक्ष है, लेकिन बाल मनोविज्ञान को विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा जाता है। विकास में अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और यहाँ पर बालक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर इसका हम अंतर करें कि इनमें अंतर किस बात का है, क्योंकि विकास तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का हम देख सकते हैं, यानी संपूर्ण जगत के विकास का हम अध्ययन और अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान मात्र बालक के व्यवहार तक ही सीमित होता है। उसकी अवस्थाओं यानी उसके विकास गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक ही जुड़ा हुआ होता है, परिपक्व अवस्था तक ही जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर यह संपूर्ण प्राणी जगत के व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जाता है, चाहे वह पशु पक्षी हो, मानव हो या अन्य कोई जीव जगत हो, उसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों, अगर बाल मनोविज्ञान का इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों अध्ययन करना आवश्यक है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये बात देखना हमारे लिए अति आवश्यक है कि गर्भवती माता के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना सर्वाधिक जरूरी है, क्योंकि गर्भ के दौरान जो विकास होता है, जो अवस्थाएं चलती है, जो चिंतन मनन चलता है, उसका बालक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमारे इतिहास में धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। महाभारत जो अभी क्वारंटाइन के दौरान पुनः दर्शाई गई है, उसमें अभिमन्यु इसका प्रमाण है। उसके अतिरिक्त अगर भक्त प्रहलाद का हम उदाहरण लें तो वह भी जब युद्ध काल चल रहा था, तब उस दौरान नारद के साथ उसकी जो पत्नी थी वह ऋषि आश्रम में रही थी, इसी कारण उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमारा मूल कारण यह है कि हम जैसा हम सोच रहे थे परिवेश का प्रभाव, ये परिवेश ही सबके लिए उत्तरदायी होता है। अतः मनोविज्ञान में कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की सर्वाधिक आवश्यकता है। एक माता को सजग बनाने के लिए या माता की देखभाल के लिए सजगता होना आवश्यक है। दूसरा, समयानुसार परीक्षण होना चाहिए, यानी समयानुसार से अभिप्राय है कि जितनी उसकी अवस्थाएं होती है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करने के दौरान उसका पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक वातावरण जो उस पर प्रभाव डालता है, उसमें बदलाव आता है। उस बदलाव के क्या कारण है? अगर बच्चा शैक्षिक गतिविधियों में अव्वल है या अन्य खेल आदि में अव्वल है, अचानक उसमें पिछड़ापन क्यों आ रहा है?
उसके व्यवहार में अंतर क्यों आ रहा है। तो समय समय पर ध्यान देते हुए उसकी गतिविधियों का भी अवलोकन, व्यवहार का अवलोकन और परीक्षण करना चाहिए। सदैव ये ध्यान रखना चाहिए, मेरा बालक मेरी पहचान, यानी संपूर्ण रूप से अगर आप उसकी देखभाल करेंगे, उसका स्वस्थ मस्तिष्क हो, उत्तम वातावरण हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, तो उत्तम स्वास्थ्य में ही उत्तम मस्तिष्क का निवास होता है। तो अतः इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अब हम इसके अग्रिम पॉइंट को कल अध्ययन